ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं नरेंद्र कुमार, अनुग्रह कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक, गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत संचालित गणित विषय के दूसरे क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के गणित विषय का अध्याय है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसे ही आपके शब्द आपके सामने आया तो आप इस शब्द से ये समझ लीजिए कि इस अध्याय में आपको क्या अध्ययन करना है। इस अध्याय का जो शब्द है उसका अर्थ है त्रिकोणमिति, अर्थात तीन कोणों की माप। और ये तीन कोणों की माप हम एक ज्यामितीय आकृति में करते हैं, वो आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस अध्याय में आज हम अध्ययन करेंगे समकोण त्रिभुज का, क्योंकि समकोण त्रिभुज एक ऐसा विशेष प्रकार का त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं का एक अपना विशेष एक नाम है। वो नाम है कर्ण, आधार और लंब। इसमें आप ये देखेंगे कि जो 90 डिग्री का कोण है उसके ठीक सामने कर्ण है, एक आधार है, लंब है। लेकिन इसके बाद हम ये भी निर्धारण करेंगे कि ये लंब, आधार और कर्ण कैसे पता करेंगे कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा कर्ण है। इससे पहले ये भी देख लेते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा आपको मालूम हो तो आप तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक पाइथागोरस का सूत्र है जो पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त होता है। वो सूत्र है कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग होता है। इसके बाद हम ये देख लें कि अब त्रिकोणमिति में इसकी क्या भूमिका है। त्रिकोणमिति में जैसे ही हम देखते हैं तो त्रिकोणमिति के समय अब इसमें आप ये देखें कि इसका निर्धारण कैसे हो रहा है। तो जैसे ही हम इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो आपने इस फिगर में देखा कि कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। लेकिन इस लंब और आधार का निर्धारण हम एक न्यून कोण से करते हैं। अगर न्यून कोण हमने लिया C, तो C के सामने की भुजा लंब होगी और उसके साथ संलग्न भुजा आधार हो जाएगी। कर्ण के लिए एक निश्चित ये है कि जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। अगर यही न्यून कोण C न लेकर आपके प्रश्न में उद्धृत हो A कोण, तो A के सामने की भुजा लंब होगी और A के साथ जो संलग्न भुजा AB है ये आधार हो जाएगी। यानी लंब और आधार बदल सकता है। C के हिसाब से आधार ये और लंब AB, लेकिन कोण A के हिसाब से आप देखेंगे तो उसके सामने की भुजा BC लंब और AB आधार होगा। तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का निर्धारण करते हैं और कर्ण निश्चित है कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। आगे हम देखें कि इस समकोण त्रिभुज में तीन जो भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं को जब हम अनुपात के रूप में लिखते हैं तो अनुपात दो दो भुजाओं से बनता है। उन दो दो भुजाओं से जो अनुपात बनेगा कितने प्रकार का बनेगा, तो अलग अलग प्रकार जो अनुपात का होगा वो 6 प्रकार होगा। और इसलिए उसकी पहचान बने तो उसका एक नाम दे दिया गया जिसे हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के नाम से जानते हैं। इस साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कॉसेक को 6 इसी अनुक्रम में आप अगर याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो अनुपात बना है ये किन दो भुजाओं से बना है। तो सबसे पहले साइन बना है लंब और कर्ण के अनुपात से। लंब अंश के रूप में और कर्ण हर के रूप में अगर होगा तो ये अनुपात को हम साइन बोलेंगे। यहाँ हमने साइन के साथ जो कोण लिया है वो थीटा लिया है, और अगर थीटा ये न्यून कोण है जो कि C अंकित कर रहा है तो इस थीटा के सामने की जो भुजा है ये भी, ये क्या है, लंब। और
थीटा के साथ जो संलग्न भुजा है वो आधार है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा बोलते हैं। तो आधार हमारा है इस थीटा के हिसाब से BC और कर्ण कौन है? AC। तो हमने लिखा BC बटा AC। इसी प्रकार tan लंब बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कॉसेक कर्ण बटा लंब। और इसका नाम जो आपके त्रिभुज में है उसके हिसाब से इसमें AB, BC और AC का नामकरण किया गया। लेकिन आप इसे याद रखने के लिए एक छोटे से ट्रिक से भी समझ सकते हैं। जैसे वो ट्रिक क्या होगा, तो आप देखिए इस तरह से आप इसे बना सकते हैं अपने हिसाब से। आप हिंदी में जब लंब, कर्ण और आधार का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन से जो पहला जो अल्फ़ाबेट है उससे हमने एक ऐसा ट्रिक बनाया। आप भी बनाकर इसे और अपने तरीके से कर सकते हैं। लाल बटा कक्का। अगर आप एल का प्रोनाउंसिएशन करें तो ये क्या होगा? लंब, ए आ से यानी आधार और के कर्ण से का इसका उच्चारण शुरू होता है तो कर्ण। तो इस प्रकार अगर लाल बटा कक्का हमने याद रख लिया तो आप ये समझ सकते हैं कि ल यानी लंब बटा कर्ण ये किसके लिए है? कौन सा अनुपात है ये? साइन थीटा का है। और आधार बटा कर्ण क्या है? कॉस थीटा का। लंब बटा आधार टैन के लिए। और ठीक इसको जब हम व्युत्क्रम कर देंगे यानी कॉट से जैसे ही उल्टा करेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो कॉट प्राप्त होगा, उसके बाद सेक प्राप्त होगा और कॉसेक प्राप्त होगा। तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो इसे ध्यान में रखना है कि कैसे व्युत्क्रम किसका करते हैं। तो साइन कॉस टैन के साथ जब कॉट आएगा तो ये टैन का व्युत्क्रम हो जाएगा, कॉस आएगा वो सेक का व्युत्क्रम हो जाएगा और साइन कॉसेक का व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर ध्यान में है तो हम इस अपने ट्रिक से ये ध्यान में रख सकते हैं कि कौन अनुपात है, किस दो भुजाओं से अनुपात बना हुआ है और कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन कॉस टैन, टैन के बाद आने वाला कॉट किसका उल्टा? टैन का उल्टा। कॉस किसका उल्टा? सेक का उल्टा। और साइन कॉसेक का उल्टा। अब इस पर आधारित मैट्रिक परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो लघुत्तरीय होंगे, वो प्रश्न इस तरह का होगा। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। हम यहां सबसे पहले ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज, आप अध्ययन किसका हो रहा है त्रिकोणमिति में? समकोण त्रिभुज का। इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और tan थीटा किन दो भुजाओं के अनुपात से बना है? तो वो अनुपात क्या है हमारे पास? किन दो भुजाओं से? लंब बटा आधार। अर्थात ये जो अनुपात में ऊपर अंश में है वो लंब को इंगित करता है और 4 जो 4 है ये वो आधार को। तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। तो लंब की जगह हमने 3x माना है और आधार को माना है 4x। कारण क्या है कि 3/4 जो है वो एक अपने लघुत्तम रूप में है। तो हो सकता है कि इसमें 3 दूनी 6 हो और ये 4 दूनी 8 भी हो सकता है। तो उसके लिए एक हमने चर राशि को रखा साथ में जिसका मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक संख्या। तो इसमें ये 3x मान लिया और आधार को 4x मान लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय आपने अभी देखा था, एक सूत्र क्या था कि जब दो भुजा की जानकारी आपको हो तो हम प्राप्त कर सकते हैं तीसरी भुजा, और इसके लिए पाइथागोरस का सूत्र था जो पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसमें लंब की जगह क्या बैठाएंगे? 3x और आधार के जगह पर 4x। जैसे ही 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9x स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16x स्क्वायर और इस तरह से जोड़ने पर प्राप्त होगा 25x स्क्वायर। जब ये वर्गमूल निकलेगा तो 25 का वर्गमूल होगा 5 और x स्क्वायर का वर्गमूल होगा x। तो हमें कर्ण के रूप में क्या प्राप्त हुआ? 5x।
अब हमारे पास प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हमको मालूम है कि साइन थीटा जो है वो दो कौन सी भुजा है, लंब और कर्ण का अनुपात है। तो लंब के रूप में 3x तो है हमें मालूम, और अभी हमने प्राप्त किया कर्ण के रूप में 5x AC। तो 3x बाई 5x और x कैंसिल होने के बाद प्राप्त हुआ 3/5। इसी प्रकार कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास है 4x और कर्ण के रूप में प्राप्त हुआ है भी 5x। तो 4x बाई 5x बराबर हमें प्राप्त हुआ x कैंसिल होने के बाद 4/5। इसे हम जोड़ देंगे और इसमें देख लीजिए कैसे जोड़ते हैं। तो ये तो आपने नीचे के कक्षाओं में पढ़ा है, लघुत्तम का जोड़। लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेने के बाद 5 का लघुत्तम 5 और 5 से जैसे इसमें भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और यहां जैसे ही इसमें भाग देंगे इसका भी भागफल 1, और 4 से गुना करने पर 4। तो हमें प्राप्त हुआ 7/5, और ये 7/5 इसका सॉल्यूशन हो गया। काफ़ी आसान सा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप अपने मैट्रिक की परीक्षा में जो आपको प्रश्न प्राप्त मिलेगा वो लघु तरीके के रूप में मिलेगा, और इसके लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। तो ये एक टाइप का प्रश्न हुआ त्रिकोणमिति में जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है, इसी 6 अनुपात से, इस 6 अनुपात के साथ जब हम 5 कोण को लगाते हैं तो इस अनुपात के साथ वो कोण क्या मान देता है उस पर आधारित प्रश्न। यानी साइन के साथ 5 कोण कौन होंगे, पहले ये आप जान लें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण यदि अगर 6 अनुपात के साथ लगें तो हमको कुछ मान देते हैं, और वो मान पर आधारित भी प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा हमें मान कैसे रहेगा। तो उसके लिए याद नहीं, आप एक अभ्यास कर लें, उसमें एक समझ लें कि कैसे हमें मान निर्धारित करना है। अगर ये आपको जानकारी हो जाता है तो आप निश्चित रूप से उस पूरे सारणी को, जो सारणी हमने यहाँ लिखा है, उस पूरे सारणी को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आप मान निकालेंगे। तो हमें पहले लिख लेना है कि किन कोणों का मान हमें निकालना है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं कोणों पर आधारित प्रश्न होंगे। हम सबसे पहले एक अनुपात लेते हैं, वो है साइन थीटा। कोण के रूप में हमने थीटा रखा है। अगर इसका मान आपसे निकल जाता है तो बाकी जो 5 और अनुपात होगा निश्चित रूप से हम उसे आसानी से जान लेंगे। साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, और 0, फिर 1, 2, 3, 4। आसान सा है। इसके बाद सबों को 4 से डिवाइड कर देंगे। याद रहेगा ऐसा? ये है क्या? तो पहले हमने 0 डिग्री से 0 स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, और सबों को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से विभाजित कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर ये रूट का साइन चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट का, और ये मान हमको मिलेगा किसका, साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का मान। देखिए कैसा मान है, 0/4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0, वर्गमूल भी उसका 0 ही होगा। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो हमें प्राप्त हुआ 1/2। 2/4 आप इसका सरलतम रूप अगर करेंगे तो 1/2 होगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्णांक संख्या में, तो हम उस पर रूट रहने देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/√2, और 3/4, ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूर्णांक अंक में, तो हम उसमें रूट का साइन रहने देंगे, और 4 का वर्गमूल 2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, √3/2। और इसके बाद 4 को ये कैंसिल करेंगे तो ये 1 प्राप्त होगा, और 1 का वर्गमूल भी 1, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, साइन में
पांचों कोणों का अनुपात, यानी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है और उसके साथ ये 5 कोण संलग्न है तो हमें पांचों कोण के साथ उस अनुपात का मान हमें प्राप्त हो गया। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इस बात को ध्यान में रखना है कि 5 और अनुपात हैं, इसके साथ भी 5 कोण लगे हुए हैं। कॉस का मान जब हम निकालने चलेंगे तो बड़ा आसान सा तरीका है, निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, पीछे से उठाना है और उसे आगे की ओर से सजाते जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे अंत में हमारा 90 डिग्री का है, उसे उठाकर 0 डिग्री के पास हम रख देंगे। तो कॉस 0 डिग्री 1, वहां से पीछे से हमने लाया 1, उसके बाद यहां 60 डिग्री पर है √3/2, इसे हम सेकंड में ला देंगे, यानी जो सबसे पीछे होगा वो सबसे आगे आ जाएगा और √3/2 आ गया, यहां से 1/√2 आ गया, फिर 1/2 और 0 जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में चला गया। तो इस तरह से कॉस का मान हमें प्राप्त हो गया बिना निकाले हुए। अब बात है tan का, तो tan में भी ये 5 कोण का मान निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो tan का मान होता है वो sin थीटा और cos थीटा के अनुपात से बनता है। तो जो हमारे पास मान है साइन का और cos का तो मान हमने निकाल लिया। अब इस मान को जैसे ही हम अनुपात लेंगे, ऊपर रखेंगे साइन और cos, नीचे जो ऊपर है ऊपर रहेगा अंश के रूप में। तो 0/1 जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो ये किसका मान हो जाएगा, tan का। इसी तरह से प्रत्येक कोण के पास साइन का और cos के मान का अनुपात लेते जाएंगे और हमें प्राप्त होगा tan के कोणों के साथ जो मान होगा। तो tan 30 डिग्री का मान अगर आपको प्राप्त करना है तो 1/2 को डिवाइड किससे करेंगे, √3/2। कैसे डिवाइड करेंगे ये भी आप देख लें। मान लीजिए कि आपका साइन 30 डिग्री में क्या मान है, 1/2 और cos 30 डिग्री में मान है √3/2। तो इसका हम अनुपात लेते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ 2 बार भिन्न आपको प्राप्त हुआ है। तो हम इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/2 गुना, ये नीचे के भिन्न को गुना के रूप में लिख के व्युत्क्रम इसका लिख देते हैं। तो ये 2/√3 और ये 2 कैंसिल होने के बाद आपको प्राप्त होगा 1/√3। यानी ये हम 30 डिग्री के मान साइन को और cos का मान लेकर हम बना रहे थे, तो हमें प्राप्त हो गया tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3। इसी तरह से जब sin 45 और cos 45 के मान को हम अनुपात के रूप में लेंगे तो हमें प्राप्त होगा tan 45 का मान 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 मिला tan 45 डिग्री का मान 1/√2 डिवाइडेड 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 हमें प्राप्त हो गया √3। इसका भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। ये देखिए √3/2 और क्या है नीचे 1/2। तो इससे क्या कैलकुलेशन करना है, √3/2 गुने 1/2। तो ये गुना करने के बाद माफ करें, ये 1/2 क्या हो जाएगा, उल्टा होके गुना के रूप में लिखाएगा। तो 2 कैंसिल होने के बाद √3 प्राप्त होगा। इसका मतलब है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और इसी तरह से आप सारे मानों को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये तो tan तक हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी 3 अनुपात हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ इन 5 कोण का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपने 3 का मान लिख लिया, अपने सारणी में बना लिया है, तो बाकी मान हम अपने से आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो ये आपको जानकारी अभी हुई थी कि साइन कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है, tan कॉट का व्युत्क्रम होता है। तो tan के बाद जैसे ही कॉट आया, इसका मतलब है कि tan और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो कॉट के मान के लिए tan के मान का व्युत्क्रम अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमें कॉट का मान देगा। जैसे कॉट का वैल्यू हमें निकालना है, tan के किसी भी मान को अगर हम उल्टा करेंगे यानी व्युत्क्रम उसका प्राप्त कर लेंगे तो हमें कॉट का मान मिल जाएगा।
मान लीजिए कॉट 45 डिग्री का मान हमें प्राप्त करना है, तो हम किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, tan 45। tan 45 क्या है, 1 है, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। अगर 60 डिग्री अगर कॉट प्राप्त करना है तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री का मान। इसी प्रकार से अगर आप ये जानते हैं कि सेक थीटा यानी सेक जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात वो कॉस का व्युत्क्रम है, तो कॉस के किसी भी मान को जैसे ही उल्टा करेंगे तो वो संगत जो कोण होंगे उसका मान मिल जाएगा। जैसे सेक 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता करना है तो क्या करना है, सेक कॉस का उल्टा होता है यानी कॉस का व्युत्क्रम होगा, तो कॉस के मान को व्युत्क्रम कर लेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2/1 अर्थात 2, तो वो सेक 60 डिग्री का मान हमें दे देगा। इस प्रकार से बाकी जो 3 अनुपात है उसके मान को हम प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए नीचे हमने लिख दिया। और ये ध्यान में रखना है आपको कि कौन किसका व्युत्क्रम है, साइन कॉसेक का, कॉस सेक का और टैन कॉट का। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैट्रिक के प्रश्न पत्र में कोण के रूप में वो अंश 0, 30 न देकर क्या रहता है पाई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विभिन्न आपने अध्याय में देखा होगा, कहीं क्षेत्रविधि वगैरह में आपने देखा था कि पाई का मान कुछ और होता है, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में समझ के रखना है कि पाई जब आए तो उसको अंश में अगर हम कोण के रूप में व्यक्त करें तो उसका मान होता है 180 डिग्री और उसके हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे साइन के साथ मान लीजिए π/2 लगा दिया गया कोण के रूप में, तो हमको क्या करना है, हमें करना ये है कि π/2 अर्थात 180/2 यानी 90 डिग्री, तो हमें 90 डिग्री का वैल्यू बैठाना है। π/2 को उसको कोण में बदल देना है। π/3 इसका मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 यानी हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री और हमें 60 डिग्री का वैल्यू बैठाना है जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ दिया जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न अगर होंगे तो उसे हम कोण में परिणत करके बदल के और आप अपना मान उसका बैठा सकते हैं। अब इससे जो संबंधित प्रश्न होंगे जो आपसे मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाएंगे वो प्रश्न किस प्रकार का होता है, तो देखिए प्रश्न है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin 30 डिग्री इनटू, ये डॉट जो है इनटू है अर्थात गुना के रूप में हम इसका यूज करते हैं, cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अब आप देखे हैं जो सारणी आपने भी सीखा है उसी का मान यहां बैठाना है, लेकिन इस प्रश्न में आपने ये भी देखा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, हमने सीखा है साइन 30 डिग्री स्क्वायर है, तो क्या करना है साइन 30 डिग्री के मान को हम स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहां मान बैठाते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब यहां से शुरू करते हैं तो 5 इंटू यानी गुना का चिन्ह, 5 गुना साइन 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर है तो हमने भी इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है तो 1/√2 का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री तो 4 गुने और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि प्रश्न में हमारा स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू cos 60 डिग्री 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1, और इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर करने से प्राप्त होगा 1/4, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 1/√2, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, लेकिन √2 का वर्ग करेंगे तो √4 प्राप्त होगा और उसका मान निकलेगा 2, तो हमें यहां निकलेगा 1/2 और प्लस 4 इंटू √3 का फिर जब हम वर्ग करेंगे तो हमें √9 प्राप्त होगा और √9 का जो वैल्यू होता है वो 3, तो हमें 3 प्राप्त हो गया। इस प्रकार सॉल्व करने पे आप प्राप्त इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद आप देखिए, मैं थोड़ा यहाँ सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ। आप देखिए कि ये जो हमें प्राप्त होगा इसमें आपको निचली कक्षाओं में जो ऐसे आपने सीखा है कि लघुत्तम का जो भिन्न का जोड़ है लघुत्तम निकाल के
आप जो जोड़ करते हैं उसी तरह आपको इसे सरल करना है। इसमें 4, 2, 1, तो मान लीजिए जैसे ये है, कितना आया है 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12, अर्थात 12 के नीचे क्या है हर के रूप में 1, और होल डिवाइडेड बाई है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से अब इसमें ऊपर वाले का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। 4, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 प्राप्त होगा। इस 4 से इस 4 में भाग देंगे तो 1, 1 में 5 से जैसे ही 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, प्लस 2 से 4 में जैसे ही डिवाइड करेंगे तो भागफल 2, और फिर इस 1 में गुना करेंगे तो 2, प्लस 1 से 4 में डिवाइड किया तो 4, और 4 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48, नीचे 3/2, क्या मिला हमें 48 जोड़ 2 जोड़ 5 मिलके क्या हो जाएगा 55, 55/4 और 3/2। फिर आप देखिए, फिर एक बार दो भिन्न एक साथ हैं और भाग के रूप में हमें क्या करना है, एक भिन्न को लिखना है, गुना का चिन्ह देना है, और इस भिन्न को व्युत्क्रम करके लिखना है, यानी 2/3। ये 2 से 2 2 जा 4, ये कट गया, और 2 1 जा 2, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 55/6, और ये हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन हो गया। ये मैट्रिक के प्रश्न पत्र में दूसरे टाइप का प्रश्न होगा, और कैसा होगा, लघुत्तरीय प्रश्न होगा, और लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के निर्धारित होते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि तीसरे टाइप का क्या प्रश्न होता है जो आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। वो होता है पूरक कोण, या उसे कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। उससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में होते हैं त्रिकोणमिति में। पूरक कोण होता क्या है, तो पूरक कोण के बारे में जान लें। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे उदाहरण में मान लीजिए कि दो कोण हैं, एक है 60 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों का योग कितना है 90 डिग्री है। अब इस 90 डिग्री में 60 को पूरा करने वाला 90 30 है, यानी 60 का पूरक कोण 30 और 30 का पूरक कोण 60। लेकिन त्रिकोणमिति में जब हम इससे सूत्र स्थापित करेंगे तो आपके पास जो 6 अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें कैसे सूत्र होंगे वो ध्यान में रखना है। तो 6 अनुपात हमारे पास हैं, ये दिमाग में आप रख लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। केवल ध्यान में ये रखना है कि इन 6 अनुपात में 2-2 का ग्रुप, जो शुरू के 2, बाद के 2 और फिर सबसे अंतिम के 2, इनका ग्रुप जो है एक दूसरे का ये पूरक कोण होगा। जैसे देखिए इसमें कैसे फार्मूला होगा, साइन, साइन के बाद कौन सा आता है अनुपात, कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। इसी प्रकार से फिर तीसरे नंबर पर आता है टैन और चौथे नंबर पर आता है कॉट। ये दोनों टैन और कॉट एक दूसरे के साथ पूरक कोण स्थापित करेंगे तो होगा टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। फिर इसी तरह से सेक और कॉसेक बचा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी एक दूसरे के ये पूरक हैं। और ये फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये ऐसा मार्किंग किया है कि साइन कॉस के साथ कोरिलेट करिए, उसके बाद फिर किसको करना है, टैन और कॉट को, और फिर सेक और कॉसेक को। तो आपके ध्यान में ये सूत्र रहेगा। अब इससे भी संबंधित जो प्रश्न होगा वो कैसा होगा, तो आप देखिए ये प्रश्न है tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 60 इंटू tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। इस प्रश्न का खासियत क्या है, इस प्रश्न में आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि जो प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न में कोण जो है अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ वो पूरक कोण ही है, उसका कहीं ना कहीं समावेश है प्रश्न में। 15 डिग्री है तो 15 डिग्री के साथ कौन सा पूरक कोण होता है,
तो 75 डिग्री होगा, क्योंकि वही 90 बनाएगा, उसको जोड़ने पर 15 के साथ 75 मिलेगा। तो 15 तो 75 कहीं पर है मौजूद हमारे प्रश्न में। 30 के साथ अभी हमने उदाहरण में बताया था आपको, 30 के साथ कौन सा है जो उसका पूरक कोण है, तो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का भी कोण हमारे प्रश्न में है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जो पूरक कोण है उस कोण के साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको अगल बगल लिखेंगे। अर्थात यानी जैसे देखिए tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री का यहाँ पर 75 इसके साथ पूरक है, तो tan 75 को इसके बगल में हमने लिख दिया। फिर tan 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के साथ पूरक कोण 60 होता है, तो tan 30 डिग्री के साथ हमने किसको लिखा, tan 60 डिग्री को। tan 45 के साथ कोई ग्रुप नहीं है, वो हमने अकेले छोड़ दिया, सबसे लास्ट में लिखा है। अब tan 15 डिग्री और tan 75, ध्यान से देखने की बात है, दोनों में से किसी एक को आप अपने पूरक कोण के साथ जो आपने सूत्र सीखा था उसको आप बदलिए। तो tan 15 डिग्री इंटू tan 75 है, तो 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से यदि 15 डिग्री घटा दिया जाए तो 75 लिख सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा लिख देने से आप उसके फार्मूला के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि फार्मूला का फॉर्मेट कैसा था, इस तरह से था, tan 90 माइनस थीटा, और क्या होता था, तो tan के साथ cot, तो tan 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री है और थीटा के जगह पर 15 डिग्री, तो इसको हम बदलेंगे तो किस में बदलेगा, cot 15 डिग्री में। इसी प्रकार से tan 30 और tan 60 हमने लिखा है, तो tan 30 को तो वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन tan 60 को लिखा 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 90 में से 30 जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा। अब ये हो गया हमारा फार्मूला का फॉर्मेट, tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह हो गया 30 डिग्री, तो हमारे पास फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब यहाँ पर हम इसमें फार्मूला में चेंज करेंगे तो आ जाएगा cot 30 डिग्री। और tan 45 का मान अभी अभी हमने सीखा था, क्या था, 1, तो ये tan 45 के साथ कोई पूरक कोण नहीं है, इसका मान हमने बैठा दिया यहाँ। अब इससे सॉल्व करेंगे तो cot, अब देखिए शुरू के जैसे ही चैप्टर में आपने देखा कि व्युत्क्रम होता है अनुपात भी, कौन, तो साइन के साथ कॉसेक, कॉस के साथ सेक और tan के साथ cot। तो यहाँ cot 15 डिग्री को अगर हम व्युत्क्रम करें तो ये tan का व्युत्क्रम है, इसलिए इस tan के व्युत्क्रम को हमने cot 15 डिग्री के बदले में लिखा है, तो 1/tan 15 डिग्री। अब ये tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री कैंसिल होने के बाद 1 आ गया। tan 30 डिग्री पहले से है और cot 30 का, तो ये tan का व्युत्क्रम होता है, इसलिए tan को व्युत्क्रम में लिखा गया 1/tan 30 डिग्री। ये दोनों कैंसिल होने के बाद 1, और इस प्रकार से 1, ये कैंसिल होने के बाद 1 और ये 1 सब इनटू में है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो आएगा 1, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे त्रिकोणमिति का तीसरे तरह का प्रश्न है, तीसरे टाइप का, और ये भी आपके मैट्रिक परीक्षा में लघुतरीय ही प्रश्न होंगे, 2 अंक के प्रश्न होंगे, और इसकी भी आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे। अब इसके बाद चौथे तरह का जो प्रश्न होता है वो क्या है, तो वो है हमारे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। ये आइडेंटिटीज क्या हैं, तो आप ध्यान में रखें कि इसमें 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और इस 3 महत्वपूर्ण सूत्र से यदि आप ध्यान में इसे रख लेते हैं तो इस पर आधारित जो प्रश्न होगा निश्चित रूप से आप बना पाइएगा। और ये प्रश्न लघुतरीय में भी आ सकते हैं और दीर्घोत्तरीय में भी। दीर्घोत्तरीय जो 5 अंक के प्रश्न होते हैं इसमें भी आते हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दोनों में आता है। तो इसके लिए 3 सूत्र क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। राइट साइड में क्या है, बराबर के दाहिने तरफ क्या है, 1 है, इसलिए इसको ध्यान में रखने में आसानी होगी कि सब जो भी सूत्र है उसके दाहिने तरफ 1 आया है। देखिए दूसरा जो है सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसे याद रखने के लिए
कई तरह के अपने से आप ट्रिक बना सकते हैं, इसे किसी के साथ को रिलेट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही एक को रिलेट किया है जो आपको समझाता हूं कैसे याद रखना है। जैसे शुरू में था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इससे को रिलेट रखते हैं। एस इसका पहला जो है लेटर और इसका पहला लेटर है सी, एस सी। अगर मेरे दिमाग में होगा कि मुझे सर्वसमीका का पहला जो सूत्र याद रखना है तो हमने याद रखा एस सी, दूसरा जो है एस है और टी है। तो जब 6 अनुपात आपको याद होगा तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि एक एस का हमने यूज कर लिया, वो हमारे पास साइन का हो गया। तो दूसरा जो है वो है एस टी अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो है वो है सी सी यानी कॉसेक और कॉट। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ऐसे ये कोई ऐसा नियम नहीं है, इसे आप कैसे भी कोरिलेट करिए याद रखने के लिए। यानी हमने क्या याद रखा है, एस सी एस टी सी सी। तो क्या हो गया, एस टी एस सी एस टी और सी सी, यानी एस सी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एस टी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सी सी तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये 3 फार्मूला आप अगर याद रख पाए इस तरह से, तो आपको फिर इससे आप बाकी जो है फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में है बराबर के दाहिनी ओर चला जाएगा और बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो हम क्या देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर के दाहिनी ओर जाके अपना चिन्ह बदल देगा और बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से इनसे भी हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा है तो हमने इधर ही रख लिया, और ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो दाहिनी तरफ क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो दाहिनी तरफ जाकर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर अगर टेन का मान निकालना होगा तो टेन को उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा और बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आप इससे फार्मूला निकाल पाएंगे। साथ में जो पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा है उसे भी ध्यान में रखना है। इसे क्या, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है। साइन कॉस टैन, और टैन के बाद टैन का उल्टा कॉट, फिर कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा, फिर ऊपर में सबसे साइन और सबसे नीचे कॉसेक, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इससे आप फार्मूला ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है कि टैन थीटा जो है वो कैसे बनता है, साइन का और कॉस के अनुपात से बनता है। तो अगर ये सारे फार्मूलाज आपको ध्यान में हैं तो आपके साथ जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित, उसमें आपको आसानी होगी। और प्रश्न कैसे होते हैं, इसमें जनरली जो प्रश्न होंगे वो इस तरह के होंगे। क्या, सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें जनरल एक रूल समझ के आप रखिए कि कैसे हम शुरुआत करेंगे। जैसे ही आपको प्रश्न मिलेगा तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो बड़ा पार्ट है यानी बराबर के बाईं ओर का हिस्सा और बराबर के दाईं ओर का हिस्सा है, तो बराबर के बाईं ओर का जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं ओर का जो हिस्सा है उसे कहेंगे RHS अर्थात राइट हैंड साइड। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि जो बड़ा पार्ट है उसे उठाइए और उसे सिंप्लीफाई करके छोटे पार्ट की तरफ जाइए। क्यों? क्योंकि बड़ा पार्ट आप सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा आसानी होगा छोटा पार्ट प्राप्त करने में। तो एक हो गया स्ट्रैटेजी हमारा बनाने का। दूसरा क्या होगा कि जब आप बड़ा पार्ट उठा लेते हैं तो यदि अगर वो साइन में और कॉस के टर्म में है तो ठीक है, और नहीं तो उसे साइन और कॉस के टर्म में व्यक्त करेंगे तो आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने क्या किया है, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला उठाया क्योंकि वो बड़ा पार्ट लगता है। कॉसेक थीटा को जब हम बदली करेंगे साइन में और कॉस में तो ये बदल के आएगा 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा बदल के आएगा कॉस थीटा बाई
साइन थीटा, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, tan होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो उल्टा होगा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉट का मान। और जब ऐसा आ गया तो हम इसे भिन्न के घटाव जैसा हल करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे साइन थीटा और साइन थीटा का, तो साइन थीटा हो गया। इससे जैसे ही भाग देंगे तो आ गया, क्या आएगा 1 माइनस, और फिर साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा प्राप्त होगा, और कॉस थीटा में गुना करेंगे तो कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हमने लिख दिया। चूंकि हमें प्राप्त करना है 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा ऊपर आ चुका है, तो क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर को 2 बार लिख देते हैं। होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना उसको, और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है, तो इसको हमने लिखा केवल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या सीखा था हमने अभी इसमें, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा के बदले में। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब एक टर्म है, आप बीजगणित में एक फार्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर, तो ए के जगह पर 1, बी के जगह पर कॉस थीटा। अब इसे जब हम बदलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, और हमें प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और ये RHS के बराबर है। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब जो 5वां टाइप होगा वो हमारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये इसका प्रयोग हम लोग व्यवहारिक रूप से भी करते हैं, जैसे पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है, चट्टान का ऊंचाई है, किसी पेड़ की ऊंचाई है, तो कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसे आपके किताबों में लिखा होता है कि इस पहाड़ की ऊंचाई इतना है, तो इसका व्यवहारिक यूज भी है। अब देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण पद हैं जिसकी जानकारी आपको रखनी है। क्या है, एक है उन्नयन कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, उन्नयन शब्द का अर्थ जो है वो है उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऊपर, और नयन मतलब आंख। तो आंख जब ऊपर उठाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, तो उन्नयन कोण बनता है। जैसे अगर मान लीजिए इस चित्र में देखें कि अगर किसी व्यक्ति का आंख ये है, और अगर वो उस देखता है तो उसकी दृष्टि रेखा बिल्कुल क्षैतिज स्तर के साथ होगी, यानी सामान्य दृष्टि रेखा है ये। लेकिन अगर वस्तु हमारा ऊपर है तो उसे अपना सिर उठाना पड़ेगा, और सिर उठाने के बाद दृष्टि रेखा ऊपर चली जाएगी। तो क्षैतिज स्तर के साथ जैसे ही वो ऊपर उठेगा, तो जितना ऊपर उठेगा वो क्षैतिज स्तर के साथ इस दृष्टि रेखा के साथ कोण बनेगा, और ये कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक इसके विपरीत अवनमन, अब का मतलब नीचे, और नयन यानी आप नमन यानी नीचे करना है, तो आंख को जब नीचे करते हैं तो अवनमन कोण बनता है। जैसे मान लीजिए किसी छत पर अगर कोई प्रेक्षक है, तो अगर वो नीचे रखा हुआ वस्तु देखता है तो उसका जो सामान्य दृष्टि रेखा ये है, लेकिन क्षैतिज स्तर के साथ समानांतर है। लेकिन अगर वो नीचे देखने लगता है तो नीचे देखने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन गया, नीचे जैसे ही झुकाया, तो ये जो कोण है वो कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण, जिसको हम इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब इससे जो संबंधित प्रश्न है वो देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें आप ध्यान दीजिए, एक मीनार है, पाद बिंदु अर्थात पाद मतलब पैर, तो सबसे नीचे हम लोगों का पैर होता है, तो ऐसे ही मीनार का पाद बिंदु अर्थात उसका सबसे निचला हिस्सा, उससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शिखर को देखते हैं। तो मीनार के शिखर को देखने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नयन को उठाना होगा। तो ये कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण, और इसका मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 30 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम इसमें लिख देते हैं, क्योंकि ये फिगर है तो इसमें क्या हमने बनाया है, तो माना कि ये भी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज देखिए, इसमें हम अध्ययन हमेशा समकोण त्रिभुज का कर रहे हैं। अब इसमें जो समकोण त्रिभुज बना वो ABC है, हमने नाम दिया है इसका समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब एक
मीनार है जिसका हमें ऊंचाई निकालना है ए बी, और आधार BC ये 30 मीटर दिया हुआ है। इस कोण के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है। तो हम क्या करेंगे, एक जिसकी जानकारी हमें चाहिए, जिसकी ऊंचाई और जो हमें दिया हुआ है, इससे संबंधित हम अनुपात लेंगे, लंब और आधार, यानी tan लंब बटा आधार AB बटा AC हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री है, चूंकि हमारे पास कोण के रूप में 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री में हम लेंगे 1/√3, क्योंकि इसका मान हमने निकाला था tan 30 डिग्री का। और लंब है हमारा AB, नहीं मालूम है, AB रख देंगे। और आधार के रूप में 30 मीटर, क्योंकि ये दिया हुआ है, BC आधार है हमारा इस कोण के हिसाब से, क्योंकि इस कोण के साथ संलग्न भुजा है। अब AB के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, जैसे ही AB और √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो AB √3 हो गया और ये 30 मीटर। AB बराबर क्या होगा, 30/√3। लेकिन इसे आप अगर सिंप्लीफाई कर पाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो गुना करने के बाद क्या होता है, 30√3 और √3 नीचे गुना होकर आ गया, उसका हर का परमेकरण हो गया और ये बन गया 3। तो ये 3 से 10 को जब हम लोग यहां पर डिवाइड करेंगे 3 से 30 में, तो आया 10 और बना 10√3। अब 10√3 में √3 का अगर आपको मान मालूम है, कभी कभी प्रश्न में दिए रहते हैं कि √3 का मान, लेकिन अगर नहीं भी है तो √2 √3 का मान आप याद रखें 1.732 होता है। इसे अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 17.32 मीटर। तो ये हो गया हमारा क्या, मीनार की ऊंचाई। तो हम इसे लिख देंगे नीचे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 17.32। ये हमारा 5वां टाइप का प्रश्न होगा और ये लघु उत्तरीय होगा, यानी 5 अंक के, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आपने देखा, ये 5 अलग अलग तरह के प्रश्न त्रिकोणमिति में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और हम आपसे चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसे देखकर आप अपना प्रश्न करें, ताकि अगर आपको समझने में कोई और दिक्कत होती है तो आप इसकी जानकारी फिर हम आपको अपने कमेंट बॉक्स से प्राप्त प्रश्न में आपको जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद।